मानव नेत्र, ह्यूमन आई। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। 1. निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। कारण 1. लेंस की गोलाई बढ़ जाती है। 2. लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। 3. लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। इस कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बन जाता है। रोग का निवारण। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। पृष्ठ 299। 2. दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है, निकट की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। कारण 1. लेंस की गोलाई कम हो जाती है। 2. लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। 3. लेंस की क्षमता घट जाती है। इस रोग में निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। रोग का निवारण। इस दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 3. जरा दृष्टि दोष, प्रेसबायोपिया। वृद्धावस्था के कारण आंख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति न तो दूर की वस्तु और न निकट की ही वस्तु देख पाता है। रोग का निवारण। इस रोग के निवारण के लिए द्विफोकसी लेंस, उभय आतल लेंस या बाईफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। 4. दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता, एस्टिग्मैटिज्म। इसमें नेत्र क्षैतिज दिशा में तो ठीक देख पाता है परंतु ऊर्ध्व दिशा में नहीं देख पाता है। इसके निवारण हेतु बेलनाकार लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नोट 1. रेटिना की शंकु क्रॉन्स कोशिका से रंग व एवं छड़ रॉड्स कोशिका से प्रकाश की तीव्रता का आभास होता है। 2. जब आंख में धूल जाती है तो उसका नेत्र श्लेष्मता, कंजक्टिविया अंग सूज जाता है और लाल हो जाता है। 3. आंख के रंग से मतलब आइरिस के रंग से होता है। सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। सरल सूक्ष्मदर्शी, ये कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। इसमें वस्तु का आकार वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण पर निर्भर करता है। दर्शन कोण जितना छोटा होता है उतना ही वस्तु छोटी दिखाई पड़ती है। सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता m बराबर 1 प्लस d/5, जहाँ d बराबर 25 सेंटीमीटर, f बराबर लेंस की फोकस दूरी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें एक ही अक्ष पर 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं। जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे अभिदृश्यक लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो आंख के समीप होता है उसे अभिनेत्र लेंस, आई लेंस कहते हैं। अभिदृश्यक लेंस के का द्वारक मुख्य व्यास अभिनेत्र लेंस की अपेक्षा छोटा होता है। नेत्रिका तथा अभिदृश्यक में जितनी ही कम फोकस दूरी के लेंसों का उपयोग होता है उसकी आवर्धन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। दूरदर्शी, टेलीस्कोप। इसमें 2 उत्तल लेंस होते हैं। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस से अधिक होती है। अभिदृश्यक लेंस अधिक द्वारक का होता है जिससे ये दूर से आने वाले प्रकाश की अधिक मात्रा को एकत्रित करता है। 15. स्थिर वैद्युत। पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उस पर जो आवेश की मात्रा संचित रहती है उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। स्थिर विद्युत में आवेश स्थिर रहता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 2 प्रकार के आवेशों का धनात्मक आवेश व ऋणात्मक आवेश नाम दिया है। पृष्ठ 300। समान प्रकार के अर्थात धन धन या ऋण ऋण आवेश परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकार के आवेश परस्पर आकर्षित करते हैं। वस्तुओं का आवेशन इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। यहाँ नीचे सारणी में कुछ वस्तुएं इस ढंग से सजाई गई हैं कि यदि किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से रगड़कर विद्युत उत्पन्न की जाए तो सारणी में जो ऊपर है उसमें धन आवेश तथा जो नीचे है उसमें ऋण आवेश उत्पन्न होता है। जैसे कांच को कागज के साथ रगड़ने पर कांच में धन आवेश एवं कागज में ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। ए. रोआ, 2 फलानेल, 3 चमड़ा, 4 मोम, 5 कांच, 6 कागज, 7 रेशम, 8 मानव शरीर, 9 लकड़ी, 10 धातु, 11 रबड़, 12 रेजिन, 13 अंबर, 14 गंधक, 15 एबोनाइट, 16 गाटा पाचा। आवेश के पृष्ठ घनत्व, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। चालक के इकाई क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा को उस आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। चालक का पृष्ठ घनत्व चालक के आकार एवं चालक के समीप स्थित अन्य चालक या विद्युत रोधी पदार्थों पर निर्भर करता है। पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक चालक के नुकीले भाग पर होता है क्योंकि नुकीले भाग का क्षेत्रफल सबसे कम होता है।
चालक, कंडक्टर। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है उन्हें चालक कहते हैं, जैसे चांदी, तांबा, एल्यूमीनियम आदि। चांदी सबसे अच्छा चालक है, दूसरा स्थान तांबा का है। अचालक, नॉन कंडक्टर्स। जिन पदार्थों से होकर आवेश का वो प्रवाह नहीं होता है उन्हें अचालक कहते हैं, जैसे लकड़ी, रबड़, कागज आदि। कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। दो स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा ये बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिकल फील्ड। किसी आवेश या आवेशित वस्तु के चारों ओर का स्थान जहां तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश पर क्रियाशील बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। खोखले चालक के विद्युत क्षेत्र। किसी भी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। यदि ऐसे चालक को आवेशित किया जाए तो संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर ही रहता है। अतः खोखला गोला एक विद्युत परीक्षक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड का कार्य करता है। यही कारण है कि यदि किसी कार पर तड़ित विद्युत गिर जाए तो कार के अंदर बैठे व्यक्ति पूर्ण सुरक्षित रहता है। तड़ित से प्राप्त विद्युत आवेश कार की बाहरी सतह पर ही रहता है। विद्युत विभव, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। किसी धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के लिए किए गए कार्य W एवं आवेश का मान Q0 के अनुपात रेशो को उस बिंदु का विद्युत विभव कहा जाता है। विद्युत विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है। ये एक अदिश राशि है। विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। एक कूलाम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। ये एक अदिश राशि है। पृष्ठ 301। विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। किसी चालक की धारिता C चालक को दिए गए आवेश Q तथा उसके कारण चालक के विभव में होने वाले परिवर्तन V के अनुपात रेशियो को कहते हैं। विद्युत धारिता का SI मात्रक फैराड होता है। विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल। विद्युत सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल, दो द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल। प्राथमिक सेलों में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। एक बार प्रयोग कर लेने के बाद ये बेकार हो जाता है। वोल्टीय सेल, लेक-लांशे सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं। द्वितीयक सेल में पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। आवेशन चार्जिंग कर इसे बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। वोल्टीय सेल का आविष्कार 1799 ईस्वी में प्रोफेसर एलिजांडो वोल्टा ने किया था। इसमें जस्ते की छड़ कैथोड के रूप में, एक तांबे की छड़ एनोड के रूप में प्रयोग की जाती है। इन छड़ों को कांच के बर्तन में रखे सल्फ्यूरिक अम्ल में रखा जाता है। लेक-लांशे सेल में एनोड के रूप में कार्बन डाई छड़ एवं कैथोड के रूप में जस्ते की छड़ का प्रयोग किया जाता है। इन छड़ों को कांच के बर्तन में रखे अमोनियम क्लोराइड में रखा जाता है। लेक-लांशे सेल में एनोड के रूप में प्रयुक्त कार्बन की छड़ मैग्नीज डाई ऑक्साइड व कार्बन के मिश्रण के बीच रखी जाती है। लेक-लांशे सेल को विद्युत वाहक बल यानी विभव लगभग 1.5 वोल्ट होता है। लेक-लांशे सेल का प्रयोग वहां किया जाता है जहां रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, जैसे विद्युत घंटी, टेलीफोन आदि। शुष्क सेल में जस्ते के बर्तन में मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, नौसादर एवं कार्बन का मिश्रण भरा रहता है। इस मिश्रण के बीच में कार्बन की एक छड़ रखी रहती है। इसमें कार्बन की छड़ एनोड के रूप में एवं जस्ते के बर्तन कैथोड के रूप में कार्य करती है। इस सेल का विभव 1.5 वोल्ट होता है। 16. विद्युत धारा। विद्युत धारा किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है। इसका SI मात्रक एम्पियर है। ये एक अदिश राशि है। 1 एम्पियर विद्युत धारा। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर
विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकंड 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। प्रतिरोध, रेसिस्टेंस। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर चालक के परमाणुओं तथा अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधान को ही चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसका एसआई मात्रक ओम होता है। ओम का नियम, ओम्स लॉ। यदि चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर V वोल्ट हो तथा उसमें प्रवाहित धारा I एम्पियर हो तो ओम के नियमानुसार V अनुक्रमानुपाती I या V = RI, जहां R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। पृष्ठ 302। ओमीय प्रतिरोध, ओमिक रेसिस्टेंस। जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उनके प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध कहते हैं, जैसे मैग्नीज का तार। अनओमीय प्रतिरोध, नॉन ओमिक रेसिस्टेंस। जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उनके प्रतिरोध को अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं, जैसे डायोड बल्ब का प्रतिरोध, ट्रायोड बल्ब का प्रतिरोध। चालकता, कंडक्टेंस। किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम का चालक की चालकता कहते हैं। इसे G से सूचित करते हैं, यानी G = 1/R। इसकी SI इकाई ओम की पावर -1 होता है, जिसे महो भी कहते हैं। इसका SI इकाई सीमेन भी होता है। विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि चालक की लंबाई I और उसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I/A या R = रो सही I/A, जहां रो एक नियतांक है, जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। अतः एक ही पदार्थ के बने हुए मोटे तार का प्रतिरोध कम तथा पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है। विशिष्ट चालकता, कंडक्टिविटी। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक का विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे छोटा सिग्मा = 1/ρ। इसकी SI इकाई ओम की पावर -1 मीटर की पावर -1 यानी ओम² -1 m² -1 होती है। प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। सामान्यतः प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। एक श्रेणी क्रम सीरीज कॉम्बिनेशन में, दो समानांतर क्रम पैरेलल कॉम्बिनेशन में। श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध समस्त प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम इनवर्स उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। विद्युत परिपेत में ऊर्जा के क्षय होने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका SI मात्रक वोट होता है। किलोवाट घंटा मात्रक अथवा यूनिट। 1 किलोवाट घंटा मात्रक अथवा 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का V मात्रा है, जो कि किसी परिपथ में 1 घंटा में व्यय होती है, जबकि परिपथ में 1 किलोवाट की शक्ति हो। किलोवाट घंटा मात्रक बराबर वोल्ट गुणा एम्पियर गुणा घंटा बटे 1000 बराबर वाट गुणा घंटा बटे 1000। अमीटर। विद्युत धारा को एम्पियर में मापने वाले के लिए अमीटर मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसे परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का प्रयोग परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में किया जाता है। इसे परिपथ में सदैव समानांतर क्रम में लगाया जाता है। एक आदर्श वोल्टामीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। विद्युत फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज। विद्युत फ्यूज का प्रयोग परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। ये टिन 63% व सीसा 37% की मिश्र धातु का बना होता है। ये सदैव परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका गलनांक कम होता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बनाने वाला एक यंत्र है। इसकी सहायता से 10⁻⁻6 एम्पियर तक की विद्युत धारा को मापा जा सकता है। पृष्ठ 303। शंट का उपयोग। शंट एक अत्यंत कम प्रतिरोध वाला तार होता है, जिसे गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में लगाकर अमीटर बनाया जाता है। गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में
एक उच्च प्रतिरोध लगाकर वोल्ट मीटर बनाया जाता है। ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला ये एक ऐसा यंत्र है जो उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में एवं निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदल देता है। ये केवल प्रत्यावर्ती धारा एसी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एसी डायनेमो या जनरेटर ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मोटर इलेक्ट्रिक मोटर ये एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। माइक्रोफोन ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। प्राथमिक शक्ति स्टेशनों पर जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है तथा उसकी वोल्टता 22,000 वोल्ट या इससे अधिक हो सकती है। ग्रिड उप स्टेशन ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टता बढ़ा देते हैं जो 132,000 वोल्ट तक भी हो सकती है ताकि विद्युत संचरण में विद्युत ऊर्जा का क्षय बहुत कम हो। 17 चुंबकत्व प्राकृतिक चुंबक लोहे का ऑक्साइड Fe3O4 है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए गए चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ये लोहा, इस्पात, कोबाल्ट आदि से बनाया जा सकता है। ये विभिन्न आकृति की होती है जैसे छड़, घोड़ानाल चुंबक, चुंबकीय सुई आदि। चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। चुंबक के सिरों के समीप चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। वो क्षेत्र चुंबक के ध्रुव पोल कहलाते हैं। चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व नहीं होता। चुंबक को क्षैतिज तल में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उसका एक ध्रुव सदैव उत्तर की ओर तथा दूसरा ध्रुव सदैव दक्षिण की ओर ठहरता है। उत्तर की ओर ठहरने वाले ध्रुव को उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल तथा दक्षिण की ओर ठहरने वाले ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल कहते हैं। चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। समान ध्रुव में प्रतिकर्षण एवं असमान ध्रुव में आकर्षण होता है। चुंबक चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण इंडक्शन द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न कर देता है। चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड चुंबक के चारों ओर वो क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई का ऐसा चालक तार रखा जाए जिसमें एकांक प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही हो तो चालक पर लगने वाला बल ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की माप होगी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर अथवा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला टी होता है। चुंबकीय बल रेखाएं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वो काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत प्रदर्शन करती है। चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। पृष्ठ 304 चुंबकीय बल रेखाओं के गुण 1. चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है तथा वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती है और चुंबक के अंदर से होती हुई पुनः उत्तरी ध्रुव पर वापस आती है। 2. दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। 3. चुंबकीय क्षेत्र जहां प्रबल होता है वहां बल रेखाएं पास पास होती हैं। 4. एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समानांतर एवं बराबर बराबर दूरियों पर होती हैं। चुंबकीय पदार्थ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस 1. प्रतिचुंबकीय पदार्थ डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस प्रतिचुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। जस्ता, बिस्मथ, तांबा, चांदी, सोना, हीरा, नमक, जल आदि प्रतिचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण हैं। 2. अनुचुंबकीय पदार्थ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस अनुचुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में थोड़ी सी एक से कम चुंबकीय हो जाते हैं। प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन आदि इसके उदाहरण हैं। 3. लोह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस लोह चुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। लोहा, निकेल, कोबाल्ट, इस्पात इसके उदाहरण हैं। डोमेन लोह चुंबकीय पदार्थ में प्रत्येक परमाणु ही एक चुंबक होता है और उनमें असंख्य परमाणुओं के समूह होते हैं जिन्हें डोमेन कहते हैं। एक डोमेन में 10 की पावर 18 से 10 की पावर 21 तक परमाणु होते हैं।
लोह चुंबकीय पदार्थों का तीव्र चुंबकत्व इन डोमिनो के कारण ही होता है। क्यूरी ताप, क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी ताप वो ताप है जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय व जिसके नीचे पदार्थ लोह चुंबकीय होता है। लोहा एवं निकल के लिए क्यूरी ताप के मान क्रमशः 770 डिग्री सेल्सियस तथा 358 डिग्री सेल्सियस होता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात, स्टील का प्रयोग किया जाता है। भू चुंबकत्व, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को 3 तत्वों द्वारा व्यक्त किया जाता है। दिक्पात कोण, एंगल ऑफ डेक्लाइनेशन, नमन कोण, एंगल ऑफ डिप, तथा चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। 1. दिक्पात कोण। किसी स्थान पर भौगोलिक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर के बीच के कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। 2. नमन कोण। किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनता है उसे उस स्थान का नमन कोण कहते हैं। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री तथा विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। 3. चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक। पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक H अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, परंतु इसका मान लगभग 0.4 गॉस या 0.4 गुणा 10⁻⁻4 टेस्ला होता है। पृष्ठ 305। 18. परमाणु भौतिकी। परमाणु, एटॉम। परमाणु वो सूक्ष्मतम कण हैं जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सकते हैं, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते। परमाणु मुख्यतः 3 मूल कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। परमाणु में प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या समान एवं आवेश विपरीत होते हैं, जिसके कारण ये उदासीन होता है। मूल कणों की विशेषताएं। कण, प्रोटॉन द्रव्यमान किलोग्राम में 1.672 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम। आवेश कूलाम प्लस 1.6 गुणा 10⁻⁻19। खोजकर्ता गोल्ड स्टीन। कण, न्यूट्रॉन द्रव्यमान 1.675 गुणा 10⁻⁻27। आवेश कूलाम 0। खोजकर्ता चैडविक। कण, इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान 9.108 गुणा 10⁻⁻31। आवेश कूलाम -1.6 गुणा 10⁻⁻19। खोजकर्ता जे थॉमसन। आज मूल कणों की संख्या 30 से ऊपर पहुंच चुकी है। कुछ प्रमुख मूल कणों का विवरण निम्न है। पॉजिट्रॉन द्रव्यमान 9.108 गुणा 10⁻⁻31। आवेश प्लस 1.6 गुणा 10⁻⁻19। खोजकर्ता एंडरसन। विशेष इलेक्ट्रॉन का एंटी कण। पाई मैसॉन द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का 274 गुणा। आवेश धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों। खोजकर्ता युकावा। विशेष अस्थायी जीवन काल 10⁻⁻8 सेकेंड। न्यूट्रिनो द्रव्यमान 0। आवेश 0। खोजकर्ता पाउली। विशेष डैश। फोटॉन द्रव्यमान 0। आवेश 0। खोजकर्ता आइंस्टीन। विशेष इसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। कैथोड किरणें। कैथोड रे जब विसर्जन नलिका डिस्चार्ज ट्यूब के सिरों पर 20 किलोवोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है और उसका दाब 0.1 मिलीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर होता है, तो उसके कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन पुंज बीम निकलने लगता है। इसे ही कैथोड किरण कहते हैं। अतः कैथोड किरणें केवल उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों का पुंज है। गुण। 1. कैथोड किरण को केवल गैस का प्रयोग करके पैदा किया जा सकता है। 2. कैथोड किरणों के उत्पादन में विभव का स्रोत प्रेरण कुंडली इंडक्शन कॉइल होता है, जो कम विभव के सेल से बहुत उच्च विभव प्रदान करता है। ये पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 3. कैथोड किरणें अदृश्य होती हैं और सीधी रेखाओं में चलती हैं। 4. कैथोड किरणें ऋणात्मक होती हैं, इसलिए ये कैथोड से एनोड की तरफ गमन करती है। ये इलेक्ट्रॉन की बनी होती है और अपनी सतह के लंबवत निकलती है। 5. कैथोड किरण का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुणा होता है। 6. ये किरण विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है। 7. ये गैसों को आयनीकृत कर देती है एवं धातु पर ऊष्मीय प्रभाव दिखलाती है।
8. ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। 9. इसकी वेधन क्षमता कम होती है। ये पतली धातु की चादर से पार कर जाती है। 10. कैथोड किरणें जब विद्युतीय क्षेत्र से होकर लंबवत गुजरती है तो इसका रास्ता परवलयाकार होता है। नोट: जब कैथोड किरणें किसी उच्च परमाणु क्रमांक वाली धातु जैसे टंगस्टन पर गिरती है तो ये एक्स किरणें उत्पन्न करती है। पृष्ठ 306। धनात्मक किरणें, पॉजिटिव और कैनाल रेज। विसर्जन नालिका में यदि छिद्र युक्त कैथोड प्रयुक्त किए जाए तो इनसे निकलने वाली किरणें कैथोड किरणों के ठीक विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाती है और एनोड की ओर से कुछ किरणें निकलती हैं। अतः ये एनोड से निकलने वाली धनावेशित किरणें हैं। इनका पता 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने लगाया था। गुण: 1. ये किरणें धनावेशित होती हैं। 2. ये प्रतिदीप्ति तथा स्फुरदीप्ति उत्पन्न करती है। 3. ये विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है। डायोड वाल्व। वैज्ञानिक फ्लेमिंग द्वारा सन 1904 ईस्वी में निर्मित ये एक ऐसी निर्वात नालिका है जिसमें केवल 2 ही इलेक्ट्रोड, तंतु एवं प्लेट होते हैं। तंतु टंगस्टन का एक पतला तार होता है जिस पर बेरियम ऑक्साइड का लेप होता है। इसे बैटरी से गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो धनावेशित प्लेट की ओर चलते हैं। इसे डायोड परिपथ में प्लेट धारा का प्रवाह होने लगता है। प्लेट धारा ओम के नियम का पालन न करके चाइल्ड लेगुमर नियम का पालन करती है। नोट: कैथोड के आसपास एकत्रित इलेक्ट्रॉन समूह को अंतराल आवेश कहा जाता है। उपयोग: डायोड वाल्व को रिज्जुकारी रेक्टिफायर के रूप में प्रयुक्त होता है, अर्थात इसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा डीसी में बदलते हैं। ट्रायोड वाल्व ये 3 इलेक्ट्रोड, प्लेट, ग्रिड व तंतु वाली एक निर्वात नलिका है। इसका निर्माण 1907 ईस्वी में ली डी फॉरेस्ट, अमेरिका ने किया था। उपयोग: ट्रायोड वाल्व का प्रवर्धक, एम्पलीफायर, दोलित्र, ऑस्किलेटर, प्रेसी, ट्रांसमीटर एवं संसूचक डिटेक्टर की तरह प्रयोग करते हैं। अर्धचालक, सेमीकंडक्टर ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनिक संरचना इस प्रकार की होती है कि कहीं इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है और कहीं रिक्त होल बन जाता है, अर्धचालक कहलाते हैं। इनकी विद्युत चालकता सामान्य ताप पर चालक कंडक्टर्स व विद्युत रोधी इंसल्टर्स पदार्थों की चालकताओं के मध्य होती है। जर्मेनियम और सिलिकॉन ऐसे मुख्य पदार्थ हैं। इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स व ट्रांजिस्टर उपकरणों में होता है। निज अर्धचालक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, जिन अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा कोटर ऊष्मीय प्रभाव द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, उन्हें निज अर्धचालक कहा जाता है। बाह्य अर्धचालक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, अर्धचालकों में अपद्रव्य मिलाने से प्राप्त ठोस को बाह्य अर्धचालक कहते हैं। अपद्रव्य के रूप में आर्सेनिक अथवा एल्यूमिनियम मिलाते हैं, जिससे अर्धचालक की चालकता काफी बढ़ जाती है। एन प्रकार के अर्धचालक ऐसे बाह्य अर्धचालक जिनमें विद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाने के कारण होता है, एन प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। जब शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी अपद्रव्य जैसे आर्सेनिक मिला दिया जाता है तो इस प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक जिन अर्धचालकों में विद्युत का प्रवाह कोटरों होल की गति के कारण होता है, उन्हें पी प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। शुद्ध अर्धचालक जर्मेनियम में त्रिसंयोजी अपद्रव्य जैसे एल्यूमिनियम मिलाने में से ऐसे अर्धचालक प्राप्त होते हैं। दाता, डोनर, पंच संयोजी अपद्रव्य दाता कहे जाते हैं। ग्राही, एक्सेप्टर, त्रिसंयोजी अपद्रव्य परमाणु ग्राही कहे जाते हैं। डोपिंग, अपद्रव्य मिलाए जाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है परंतु चालक की चालकता घटती है। पृष्ठ 307। अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी। इसकी खोज 1911 ईस्वी में कैमरलिंग ओन्स ने की थी। अत्यंत निम्न ताप पर कुछ पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है। इन्हें ही अतिचालक, सुपर कंडक्टर कहते हैं और इस गुण को अति चालकता कहते हैं। 4.2 के अर्थात 268.8 डिग्री सेल्सियस पर पारा अतिचालक बन जाता है। नियोबियस्टीन काफी ऊंचे ताप 100 केल्विन पर भी अति चालकता प्राप्त कर लेती है। अतिचालक पूर्णतः प्रतिचुंबकीय होता है, अर्थात वो पूर्ण चुंबकीय कवच होता है जिसे कोई चुंबकीय बल रेखा भेद कर उसके अंदर नहीं जा सकती है।
अतिचालकता के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने 1991 ईस्वी में एक राष्ट्रीय अतिचालकता विज्ञान एवं तकनीकी बोर्ड की स्थापना की। नोट: घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम दाब पाइजो विद्युत प्रभाव पर आधारित है। 19. रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता की खोज फ्रेंच वैज्ञानिक हेनरी बेकरल, पी क्यूरी एवं एम क्यूरी ने किया था। इस खोज के लिए इन तीनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला। जिन नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या 83 या उससे अधिक होती है वो अस्थायी होते हैं। स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ये नाभिक स्वतः ही अल्फा, बीटा एवं गामा किरणें उत्सर्जित करने लगती हैं। ऐसे नाभिक जिन तत्वों के परमाणुओं में होते हैं उन्हें रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं तथा किरणों की उत्सर्जन की घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं। गामा किरणें अल्फा एवं बीटा किरणों के बाद ही उत्सर्जित होती हैं। रॉबर्ट पियरे एवं उनकी पत्नी मैडम क्यूरी ने नए रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज की। रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणों की पहचान सर्वप्रथम 1902 ईस्वी में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की। सभी प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा, बीटा एवं गामा किरणों के उत्सर्जन के बाद अंततः सीसा में बदल जाते हैं। अल्फा, बीटा एवं गामा किरणों के गुण: 1. उत्पत्ति ओरिजिन, अल्फा नाभिक से, बीटा नाभिक से, गामा नाभिक से। 2. प्रकृति नेचर, धनात्मक, बीटा की ऋणात्मक, गामा की उदासीन। 3. रचना, अल्फा की 2He की पावर 4, बीटा की 1E की पावर 0, गामा की फोटोन। 4. द्रव्यमान, अल्फा का 6.6 गुणा 10 की पावर -27 किलोग्राम, बीटा की 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम, गामा 0। 5. गुण आवेश, अल्फा की +2E, बीटा की -1.6 गुणा 10 की पावर -19 C, गामा 0। 6. गुण फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव, अल्फा की स्क्वायर रूट, बीटा की स्क्वायर रूट तथा गामा की स्क्वायर रूट। 7. विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, अल्फा की स्क्वायर रूट, बीटा की स्क्वायर रूट, गामा की डैश। यहाँ पे स्क्वायर रूट जैसा साइन दिया गया है। संबंधित चिन्ह के लिए आप अपने मित्र या अपने सहयोगी से संपर्क कर सकते हैं। सबसे अधिक वेधन क्षमता गामा किरण की होती है। सबसे अधिक आयनन क्षमता अल्फा किरण की होती है। एक अल्फा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में 2 इकाई तथा द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी होती है। स्थायी नाभिक एवं अस्थायी नाभिक में अंतर: स्थायी नाभिक 1 निम्न परमाणु संख्या, अस्थायी नाभिक 1 उच्च परमाणु संख्या। 2 स्थायी नाभिक निम्न द्रव्यमान संख्या, अस्थायी नाभिक 2 उच्च द्रव्यमान संख्या। 3 स्थायी नाभिक छोटे आकार का नाभिक, अस्थायी नाभिक 3 बड़े आकार का नाभिक। 4 न्यूट्रॉन N/प्रोटॉन P=1, अस्थायी नाभिक न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन >1। प्रश्न 307। एक बीटा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में 1 इकाई की वृद्धि होती है तथा द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अल्फा, बीटा और गामा किरणों के निकलने से परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या पर पड़ने वाला प्रभाव को वर्ग विस्थापन नियम या सोडी फॉजन नियम कहा जाता है। रेडियो सक्रियता की माप GM काउंटर से की जाती है। जितने समय में किसी रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणुओं की संख्या आधी हो जाए वो उस समय उस तत्व का अर्ध जीवन काल कहलाता है। इसे प्रायः HL या T1/2 से सूचित किया जाता है। अभ्रकोष्ठ क्लाउड चैम्बर, इसका उपयोग रेडियो एक्टिव कणों की उपस्थिति का पता लगाने, उनकी ऊर्जा को मापने आदि के लिए किया जाता है। इसका आविष्कार CRT विल्सन ने किया था। जीवाश्म मृत पेड़ पौधे आदि की आयु का अंकन कार्बन 14 के द्वारा किया जाता है। इस विधि में जीवाश्म या मृत पेड़ पौधों में प्राप्त कार्बन के 2 समस्थानिक 6C की पावर 12 व 6C की पावर 14 का अनुपात ज्ञात करके आयु का निर्धारण किया जाता है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, मास एनर्जी रिलेशन,
1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच एक संबंध स्थापित किया जिसे आपेक्षिकता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है। इसके अनुसार द्रव्यमान एवं ऊर्जा एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे से संबंधित है तथा प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m एवं प्रकाश का वेग c है तो इस द्रव्यमान से संबंध ऊर्जा E=mc² होती है। नोट: आइंस्टीन जर्मनी में जन्मे अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्हें 1921 ईस्वी का भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला। सूर्य से पृथ्वी को लगातार ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्राप्त हो रही है, जिसके फलस्वरूप सूर्य का द्रव्यमान लगातार घटता जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार सूर्य से पृथ्वी को प्रति सेकंड 4 × 10⁻26 जूल ऊर्जा प्राप्त हो रही है, जिसके फलस्वरूप इसका द्रव्यमान लगभग 4 × 10⁹ किलोग्राम प्रति सेकंड की दर से घट रहा है। परंतु सूर्य का द्रव्यमान इतना अधिक है कि वो लगातार 1000 करोड़ वर्षों तक इसी दर से ऊर्जा देता रहेगा। 20. नाभिकीय विखंडन तथा संलयन। नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फिजन वो नाभिकीय प्रतिक्रिया जिसमें कोई एक भारी नाभिक 2 भागों में टूटता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। विखंडन के दौरान उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। सबसे पहले नाभिकीय विखंडन फिजन अमेरिकी वैज्ञानिक स्ट्रॉसमैन एवं हॉर्न के द्वारा दिखाया गया। इन्होंने जब यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की तो पाया कि यूरेनियम के नाभिक 2 खंडों में विभाजित हो जाते हैं। श्रृंखला अभिक्रिया, चेन रिएक्शन। जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो एक यूरेनियम नाभिक के विखंडन पर बहुत अधिक ऊर्जा व 3 नए न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ये उत्सर्जित न्यूट्रॉन यूरेनियम के अन्य नाभिकों को विखंडित करते हैं। इस प्रकार यूरेनियम नाभिकों के खंडन की एक श्रृंखला बन जाती है। इसे ही श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। श्रृंखला अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। 1. अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। 2. नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। पृष्ठ 309। 1. अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। इस अभिक्रिया में 3 नए निकलने वाले न्यूट्रॉन पर नियंत्रण नहीं होता, जिसके कारण नाभिकों के विखंडन की दर 1, 3, 9, 27 के अनुसार होती है। फलस्वरूप ऊर्जा अत्यंत तीव्र गति से उत्पन्न होती है तथा बहुत कम समय में बहुत अधिक विनाश कर सकती है। इस अभिक्रिया में प्रचंड विस्फोट होता है। परमाणु बम में यही अभिक्रिया होती है। परमाणु बम, एटम बम। परमाणु बम को बनाने के लिए यूरेनियम उष्ठक के अंदर 92, यूरेनियम की पावर 235 तथा प्लूटोनियम 94, प्लूटोनियम की पावर 239 का प्रयोग किया जाता है। ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जापान के विरुद्ध किया गया था। 6 अगस्त 1945 एवं 9 अगस्त 1945 ईस्वी को क्रमशः हिरोशिमा एवं नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे। 2. नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ये अभिक्रिया धीरे धीरे होती है तथा इससे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग लाभदायक कार्यों के लिए किया जाता है। परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर में यही अभिक्रिया अपनाई जाती है। परमाणु भट्टी, एटॉमिक पाइल या नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर प्रोफेसर फर्मी के निर्देशन में शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया। नाभिकीय रिएक्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। 1. रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। 2. रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। मंदक रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है। 3. रिएक्टर में नियंत्रक छड़, कंट्रोलर रॉड के रूप में कैडमियम या बोरन छड़ को उपयोगी किया जाता है। इसकी सहायता से नाभिक के विखंडन के दौरान निकलने वाले 3 नए न्यूट्रॉन में से 2 को अवशोषित कर लिया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर के उपयोग। 1. इससे प्राप्त नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। 2. रिएक्टर में अनेक प्रकार के समस्थानिक उत्पन्न किया जा सकता है, जिसका उपयोग चिकित्सा, विज्ञान, कृषि आदि में किया जा सकता है। नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तथा अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त करते हैं तो इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। एक नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का उदाहरण है 1H2 + 1H3 वेक्टर 2He4 + 0N1 + 17.6 MeV। सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत नाभिकीय संलयन है।
नाभिकों को संलयित करने के लिए करीब 10 की पावर 8 केल्विन के उच्च ताप तथा अत्यंत उच्च दाब की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम का आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिकों ने 1952 ईस्वी में किया। ये नाभिकीय संलयन फ्यूजन पर आधारित है। ये बम परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। 21 ब्रह्मांड। पृथ्वी को घेरने वाली अपार आकाश तथा उसमें उपस्थित सभी खगोलीय पिंड जैसे मंदाकिनी, तारे, ग्रह, उपग्रह आदि एवं संपूर्ण ऊर्जा को समग्र रूप से ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स कहते हैं। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड इतना विशाल है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके आकार की विशालता, इसमें तारों की संख्या, अपार दूरी तथा द्रव्यमान का अनुमान लगाना कठिन है। फिर भी बड़े परिमाण की संख्याओं के सहारे इनका अनुमान लगाने की कोशिश की जाती है। खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में सैकड़ों अरब यानी 10 की पावर 11 मंदाकिनी है तथा प्रत्येक मंदाकिनी में लगभग 100 अरब यानी 10 की पावर 11 तारे हैं। इस प्रकार तारों की कुल संख्या 10 की पावर 11 गुणा 10 की पावर 11 बराबर 10 की पावर 22 कोटि की होगी। पृष्ठ 310। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, इवोल्यूशन ऑन ऑफ द यूनिवर्स। ब्रह्मांड के प्रारंभ तथा इसके भविष्य के प्रश्न को लेकर अनेक सिद्धांत व्यक्त किए गए हैं। उन सभी सिद्धांतों में बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त हुई है। ये सिद्धांत उस समय प्रतिपादित किया गया जब खगोल विज्ञानियों ने विकसित टेलीस्कोप तथा अन्य वैज्ञानिक साधनों द्वारा प्रेक्षणों के आधार पर ये बतलाया कि हमारा ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है। बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। इस सिद्धांत का स्पष्टीकरण बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी जॉर्ज लेमेटर ने दिया। इस सिद्धांत के अनुसार अरबों साल पहले ये ब्रह्मांड घनीभूत अवस्था में था और एक बिंदु के रूप में था। इस बिंदु को वैज्ञानिकों ने विलक्षणता का बिंदु, पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी कहा है। इस बिंदु में एक महाविस्फोट हुआ और इसका विस्तार होना शुरू हो गया। इस महाविस्फोट ने अति सघन पिंड बिंदु को छिन्न भिन्न कर दिया और इस पिंड के टूटे हुए अंश अर्थात फोटोन तथा लेप्टोक्वार्क ग्लूऑन अंतरिक्ष में दूर दूर तक छिटक गए और उसी से आकाश गंगाएं बनी जो अभी तक भाग रही हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बिग बैंग के तत्काल बाद 1 सेकंड के कई गुना छोटे भाग के समय अंतराल से ब्रह्मांड परमाणविक आकार में बढ़कर कॉस्मिक आकार में बदल गया। तदुपरांत ब्रह्मांड के प्रसार की गति थोड़ी धीमी हुई पर इसका ताप काफी समय तक अत्यधिक रहा। 1 खरब वर्षों के उपरांत तारों तथा गैलेक्सियों का पहली बार अवतरण हुआ। हमारा सौरमंडल भी 4.5 खरब वर्ष पूर्व बना है। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत लगभग 0.37 खरब वर्ष पूर्व हुआ। हरमन बॉन्डी, थॉमस गोल्ड और फ्रेड हायल नाम के ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने बिग बैंग सिद्धांत को चुनौती दी। उन्होंने 1948 ईस्वी में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के एक नए सिद्धांत को प्रस्तुत किया जिसे स्थायी अवस्था सिद्धांत कहा जाता है। स्थायी अवस्था सिद्धांत, स्टेडी स्टेट थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का ना तो महाविस्फोट के साथ आरंभ हुआ था, ना ही कभी इसका अंत होगा, अर्थात इस विशाल ब्रह्मांड का न आदि है और न अंत। इस सिद्धांत के अनुसार आकाश गंगाएं आपस में दूर तो होती जाती हैं, परंतु उनका आकाशीय घनत्व अपरिवर्तित रहता है। यानी दूर होती आकाश गंगाओं के बीच की खाली जगहों में नई आकाश गंगाएं बनती रहती हैं। इसीलिए ब्रह्मांड का पदार्थ घनत्व एकदम स्थिर बना रहता है। आज तक दिए गए सभी सिद्धांतों में बिग बैंग सिद्धांत को ही सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त हुई। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नांकित 3 अन्वेषणों पर आधारित है। 1. ब्रह्मांड का लगातार प्रसार, कॉन्टिन्यूस एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। 2. ब्रह्मांड विद्युत चुंबकीय विकिरण से भरा है, यूनिवर्सल इज फिल्ड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। 3. ब्रह्मांड का अधिकाधिक द्रव्यमान रहस्यमय ढंग से हमारी दृष्टि से परे है। मोस्ट ऑफ द मास ऑफ यूनिवर्स इज mysteriously हिडन फ्रॉम आवर व्यू। ब्रह्मांड के प्रसार का सिद्धांत डॉपलर प्रभाव पर प्राप्त प्रेक्षण, जिसे अवरक्त विस्थापन रेडशिफ्ट कहा जाता है, पर आधारित है। अवरक्त विस्थापन रेडशिफ्ट। यदि हम प्रकाश स्रोत की ओर चलें तो प्रकाश तरंग की आवृत्ति में आभासी वृद्धि होगी, अर्थात ये दृश्य आप्रकाश के स्पेक्ट्रम के नीले वर्ण की ओर विस्थापित होगी।
इसके विपरीत यदि प्रकाश स्रोत की दूरी हमसे बढ़ती जाए तो प्राप्त प्रकाश की आवृत्ति में आभासी ह्रास होगा और ये आवृत्ति दृश्य स्पेक्ट्रम के लाल वर्ण की ओर विस्थापित होगी। इस प्रकार के विस्थापन को अवरक्त विस्थापन कहते हैं। पृष्ठ 311। अवरक्त विस्थापन में इसके आधार पर ही 1929 ईस्वी में कैलिफोर्निया स्थित माउंट विल्सन वैधशाला ऑब्जर्वेटरी में कार्य करते हुए एडविन हब्बल ने ब्रह्मांड में होने वाले प्रसार की पुष्टि की। अपने प्रेक्षणों के दौरान हब्बल ने पाया कि कुछ निकटतम मंदाकिनियों के वर्णक्रमों की अवशोषण रेखाएं वर्णक्रम के लाल छोर की ओर खिसक रही हैं। अतः अपने प्रेक्षणों के क्रम में वो निम्नलिखित 2 निष्कर्षों पर पहुंचे। 1. सभी मंदाकिनी गैलेक्सी हमसे दूर जा रहे हैं। 2. कोई मंदाकिनी हमसे जितनी दूरी पर है वो उतनी ही तेजी से हमसे दूर जा रहा है। इस प्रकार मंदाकिनी का वेग v दूरी d के समानुपाती होगा, अर्थात v डायरेक्टर प्रोपोर्शनल d या v = उपर्युक्त सूत्र को हब्बल का नियम कहते हैं। यहाँ h एक नियतांक है जिसे हब्बल नियतांक या हब्बल पैरामीटर कहा जाता है। नियतांक h का मात्रक किलोमीटर सेकंड की पावर -1 बटे MPC तथा इसका मान 67 किलोमीटर सेकंड की पावर -1 बटे MPC होता है। MPC मेगा पारसेक। हब्बल पैरामीटर का मात्रक समय का व्युत्क्रम इनवर्स ऑफ टाइम होता है, अतः अवश्य ही समय का मात्रक होगा। इस प्रकार हम यदि समय को पीछे लेते जाएं तो ब्रह्मांड की आयु का आकलन से 15 × 10⁹ वर्ष आता है। प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर ब्रह्मांड की आयु 10 × 10⁹ वर्ष से 19 × 10⁹ वर्ष के बीच होती है। नोट: हब्बल के मंदाकिनियों के प्रतिसरण ही सेशन के नियम पर आइजक एसिमोव का कहना है कि हब्बल के निरूपण के अनुसार यदि दूरी के साथ प्रतिसरण की गति बढ़ती जाए तो 125 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर मंदाकिनियां इस तेजी से प्रतिसरण करेंगी कि उन्हें देख पाना हमारे लिए संभव नहीं होगा। मंदाकिनी गैलेक्सी। मंदाकिनी अरबों तारों का एक विशाल निकाय है। तारे मंदाकिनियों के साथ बंधे रहते हैं। इसके लिए चारों मौलिक बलों गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फोर्स प्रबल या दृढ़ बल, स्ट्रॉन्ग फोर्स और कमजोर बल वीक फोर्स में गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेदार होता है। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब मंदाकिनियां यानी 10⁻11 मंदाकिनियां हैं और प्रत्येक मंदाकिनियों में लगभग 100 अरब तारे यानी 11⁻11 तारे होते हैं। यानी ब्रह्मांड में तारों की कुल संख्या लगभग 10⁻22 है। प्रत्येक मंदाकिनी में तारों के अतिरिक्त गैसें तथा धूल होती है। मंदाकिनी का 98% भाग तारों से तथा शेष 2% गैसों या धूल से बना है। नोट: मंदाकिनी की विशालता के कारण इसे प्रायद्वीप ब्रह्मांड कहा जाता है। मंदाकिनी का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ गैलेक्सी। मंदाकिनियों को प्रायः उनके आकृति के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। 1 सर्पिल स्पाइरल, 2 दीर्घवृत्तीय एलिप्टिकल और 3 अनियमित इररेगुलर। अब तक की ज्ञात मंदाकिनियों में 80% सर्पिल, 17% और दीर्घवृत्तीय तथा 3% अनियमित आकार वाली हैं। हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला, मिल्की वे या आकाशगंगा और इसकी सबसे नजदीकी मंदाकिनी देवयानी एंड्रोमेडा सर्पिल आकार वाली मंदाकिनी है। सर्पिल मंदाकिनियां दूसरी मंदाकिनियों से प्रायः काफी बड़ी होती है। दुग्ध मेखला, आवर ओन गैलेक्सी दी मिल्की वे। हमारा सौरमंडल दुग्ध मेखला, मिल्की वे या आकाशगंगा नामक मंदाकिनी का सदस्य है। इसकी व्यास लगभग 10⁵ प्रकाश वर्ष और ये मंथर गति से चक्कर काट रही है। दुग्ध मेखला मंदाकिनी अपने केंद्र के चारों ओर धीरे धीरे घूमती है और तारे इसके केंद्र के चारों ओर धीरे धीरे घूमते हैं। सूर्य भी सौरमंडल सहित इसके केंद्र के चारों ओर घूर्णन करता है। इसे एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 250 मिलियन 250 करोड़ वर्ष लगता है। पृथ्वी पर लोग दुग्ध मेखला मंदाकिनी का अभिमुख दृश्य एंड ऑन व्यू और साइड व्यू देख पाते हैं क्योंकि पृथ्वी स्वयं इस मंदाकिनी का हिस्सा है। पृष्ठ 312। हमारी मंदाकिनी के में तारे चपटी चक्री का नुमा संरचना में अंतर्वृष्ट होते हैं जो अंतरिक्ष के अंदर 10⁵ प्रकाश वर्ष तक फैली होती है। तारों की चक्रिका
केंद्र पर काफी मोटी होती है, जो मंदाकिनी के केंद्र पर तारों के अपेक्षाकृत उच्च सांद्रण को दर्शाता है। हमारा सूर्य और उसके ग्रह मंदाकिनी के केंद्रीय भाग से लगभग 3 गुणा 10⁴ प्रकाश वर्ष की दूरी पर इस चक्रीय नुमा संरचना के एक पार्श्व पर स्थित है। अतः सूर्य दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र से काफी दूर है। यदि आकाश स्वच्छ है तो दुग्ध मेखला मंदाकिनी अंधेरी रात में उत्तर से दक्षिण आकाश में हल्के सफेद तारों की चौड़ी पट्टी के रूप में प्रतीत होती है, जो करोड़ों टिमटिमाते तारों से मिलकर बनी है। अंधेरी रात में पृथ्वी से देखने पर ये प्रकाश की बहती हुई नदी की तरह प्रतीत होती है। ये आकाश गंगा कहलाती है। तारामंडल। तारामंडल पृथ्वी से देखने पर तारों का कोई समूह किसी विशेष आकृति के रूप में प्रतीत होता है। हमारे पूर्वजों ने ऐसे कई तारा समूह में कुछ आकृतियों की कल्पना की और उनको विशिष्ट नाम दिए। तारों के किसी ऐसे समूह को तारामंडल कहते हैं। इन तारामंडलों का नामकरण उनकी आकृति के आधार पर की गई है। प्रमुख तारामंडल है वृहत सप्तऋषि मंडल, अर्सा मेजर, लघु सप्तऋषि अर्सा माइनर, मृग, ओरियन, सिग्नस, हाइड्रा आदि। आकाश में कुल 89 तारामंडल हैं। इनमें से सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस है, जिसमें 94 तारे हैं। हाइड्रा में कम से कम 68 तारे हैं। वृहत सप्तऋषि नामक तारामंडल में बहुत से तारे हैं, जिसमें 7 सर्वाधिक चमकदार तारे हैं जो आसानी से दिखाई देते हैं। इन तारों से बना तारामंडल सामान्यतया वृहत सप्तऋषि या बिग डिपर कहलाता है। लघु सप्तऋषि में भी अधिक चमक वाले 7 प्रमुख तारे हैं। उत्तरी गोलार्ध में वृहत सप्तऋषि एवं लघु सप्तऋषि तारामंडलों को प्रायः बसंत ऋतु में देखा जा सकता है। मृग। ओरियन तारामंडल को शीत ऋतु में देखा जा सकता है। मृग सर्वाधिक भव्य तारामंडलों में से एक है। इसमें 7 चमकीले तारे हैं, जिनमें से 4 किसी चतुर्भुज की आकृति बनाने प्रतीत होते हैं। इस चतुर्भुज के एक कोने पर सबसे विशाल तारों में एक बीटल गीज नाम का तारा स्थित है, जबकि दूसरे विपरीत कोने पर रिगेल नामक अन्य चमकदार तारा स्थित है। मृग के अन्य 3 प्रमुख तारे तारामंडल के मध्य में एक सरल रेखा में अवस्थित है। तारे। तारे यानी स्टार्स ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो लगातार प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करते रहते हैं। अतः सूर्य भी एक तारा है। भार के अनुपात में तारों में 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम, 1.5% कार्बन, नाइट्रोजन एवं नियॉन तथा 0.5% में लोह एवं अन्य भारी तत्व होते हैं। तारों को उनके भौतिक अभिलक्षणों जैसे आकार, रंग, चमक, दीप्ति और ताप के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। तारे 3 रंग के होते हैं, 1 लाल, 2 सफेद और 3 नीले। तारे का रंग पृष्ठ ताप द्वारा निर्धारित होता है। तारे जिनका पृष्ठ ताप अपेक्षाकृत निम्न होता है लाल रंग के होते हैं। उच्च पृष्ठ ताप वाले तारे सफेद होते हैं, जबकि वो तारे जिनका पृष्ठ ताप अत्यधिक उच्च होता है रंग में नीले होते हैं। प्राक्सिमा सेंटोरी। ये सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। पृथ्वी से इसकी दूरी 4.22 प्रकाश वर्ष है। एल्फा सेंटोरी पृथ्वी से 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। सभी तारे ध्रुव तारा को छोड़कर रात्रि आकाश में पूर्व से पश्चिम की ओर चलते प्रतीत होते हैं, क्योंकि पृथ्वी स्वयं अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। तारे विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए प्रतीत होते हैं। अतः आकाश में तारों की आभासी गति पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूर्णन के कारण होती है। पृष्ठ 313। ध्रुव तारा उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थिर प्रतीत होता है और उस समय उसके साथ अपनी स्थिति में नहीं बदलता है, क्योंकि ये पृथ्वी के घूर्णन की धुरी अक्ष पर स्थित होता है। ध्रुव तारा अर्सा माइनर या लिटिल बियर तारा समूह का सदस्य है। तारों का जन्म एवं विकास। बर्थ एंड इवोल्यूशन ऑफ अ स्टार। तारे के निर्माण का कच्चा माल मुख्यतः हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस है। तारे का जीवन चक्र मंदाकिनियों में उपस्थित हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के घने बादलों के रूप में एकत्रित होने के साथ आरंभ होता है। आदि तारा का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोटोस्टार। तारे का जीवन चक्र आकाशगंगा में हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस के संघनन से प्रारंभ होता है, जो अंततः घने बादलों का रूप धारण कर लेते हैं। इन बादलों को ऊर्ट क्लाउड्स कहा जाता है। इन बादलों का ताप 173 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे जैसे इन बादलों का आकार बढ़ता जाता है, गैसों के अणुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता जाता है।
जब बादलों का आकार काफी बड़ा हो जाता है तब ये सूर्य के स्वयं के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सिकुड़ता चला जाता है। ये सिकुड़ता हुआ घना गैस पिंड आदि तारा प्रोटोस्टार कहलाता है। आदि तारा प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। आदि तारे से तारे का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ स्टार फ्रॉम प्रोटोस्टार। आदि तारा अत्यधिक संघन गैसीय द्रव्यमान है जो विशाल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आगे भी संकुचित होता रहता है। जो ही आदि तारा आगे संकुचित होना आरंभ करता है, गैस के बादल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु अधिक जल्दी परस्पर टकराते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की ये टक्कर आदि तारे के ताप को अधिकाधिक बढ़ा देते हैं। आदि तारे के संकुचन की प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलती रहती है, जिसके दौरान आदि तारा में आंतरिक ताप आरंभ में मात्र -173 डिग्री सेल्सियस से लगभग 10⁻7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है। इस अत्यधिक उच्च ताप पर हाइड्रोजन की नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं होने लगती हैं। इस प्रक्रिया में 4 छोटे हाइड्रोजन नाभिक संलयित होकर बड़े हीलियम नाभिक बनाते हैं और ऊष्मा तथा प्रकाश के रूप में ऊर्जा की विशाल मात्रा उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन के संलयन से हीलियम बनने के दौरान उत्पन्न ऊर्जा द्वारा आदि तारा को चमक प्रदान करता है और वो तारा बन जाता है। तारे के जीवन का अंतिम चरण, फाइनल स्टेजेस ऑफ अ स्टार्स लाइफ। अपने जीवन के अंतिम चरण के पहले भाग में तारा लाल रक्त दानव प्रावस्था रेड जायंट फेज में प्रवेश करता है। इसके बाद उसका भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यहाँ 2 स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। 1, यदि तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के तुल्य होता है तो रक्त दानव तारा अपने प्रसारित बाह्य आवरण को खो देता है और उसका क्रोड सिकुड़कर श्वेत वामन तारा व्हाइट ड्वार्फ स्टार बनाता है, जो अंततोगत्वा अंतरिक्ष में पदार्थ के सघन पिंड के रूप में नष्ट हो जाता है। 2, यदि तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से काफी अधिक होता है तो उसका बना रक्त दानव तारा अभिनव तारे सुपरनोवा स्टार के रूप में विस्फोट करता है और इस विस्फोटित अभिनव तारे का क्रोड संकुचित होकर न्यूट्रॉन तारा न्यूट्रॉन स्टार अथवा कृष्ण छिद्र ब्लैक होल बन जाता है। रक्त दानव प्रावस्था रेड जायंट फेज। आरंभ में तारों में मुख्यतः हाइड्रोजन होती है। समय बीतने के साथ हाइड्रोजन केंद्र से बाहर की ओर हीलियम में परिवर्तित हो जाती है। अब जब तारे के क्रोड में उपस्थित संपूर्ण हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाएगी तो क्रोड में संलयन अभिक्रिया बंद हो जाएगी। पृष्ठ 314। संलयन अभिक्रियाओं के बंद हो जाने के कारण तारे के क्रोड के भीतर दाब कम हो जाएगा और क्रोड अपने निजी गुरुत्व के तहत संकुचित होने लगेगा। लेकिन तारे के बाहरी आवरण में कुछ हाइड्रोजन बची रहती है जो संलयन अभिक्रिया कर ऊर्जा विमुक्त करती रहेगी, परंतु तीव्रता बहुत ही कम होगी। इन सभी परिवर्तनों के कारण तारे में समग्र संतुलन गड़बड़ हो जाता है और उसे पुनः व्यवस्थित करने के उद्देश्य से तारे को उसके बाहरी क्षेत्र में प्रसार करना पड़ता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बलों के प्रभाव के कारण उसके क्रोड में संकुचन होता है। अतः सामान्य तारे से रक्त दानव तारे में परिवर्तन में तारे का क्रोड सिकुड़ता है, जबकि बाहरी आवरण में अत्यधिक प्रसार होता है। ये रक्त दानव तारा कहलाता है क्योंकि ये रंग में लाल और आकार में दानवाकार होता है। हमारा अपना तारा सूर्य अरब से अब से लगभग 5000 मिलियन वर्षों के बाद रक्त दानव तारे में बदल जाएगा। सूर्य का प्रसारित बाहरी आवरण तब इतना बड़ा हो जाएगा कि ये आंतर ग्रहों जैसे बुध, शुक्र एवं पृथ्वी को भी निकल जाएगा। तारा रक्त दानव प्रावस्था में अपेक्षाकृत थोड़े समय ही रहता है क्योंकि इस अवस्था में ये नितांत अस्थायी रहता है। श्वेत वामन तारे का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट ड्वार्फ स्टार। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि तारा जब रक्त दानव प्रावस्था में पहुंचता है तो उसका भविष्य उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जब रक्त दानव तारा का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के तुल्य होगा तो वो अपना प्रसारित बाह्य आवरण खो देगा, केवल उसका क्रोड बचा रहेगा। ये हीलियम क्रोड गुरुत्वाकर्षण के कारण धीरे धीरे द्रव्य के अत्यधिक संघन पिंड में संकुचित होगा। हीलियम क्रोड के इस अत्यधिक संकुचन के कारण क्रोड का ताप अत्यधिक बढ़ जाएगा और नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं का एक अन्य सेट प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें हीलियम भारी तत्वों जैसे कार्बन में परिवर्तित होगा और ऊर्जा की अत्यधिक विशाल मात्रा निर्मुक्त होगी।
इस प्रकार के क्रोड के संपूर्ण हीलियम थोड़े ही समय में कार्बन में परिवर्तित हो जाएगी और तब पुनः संलयन अभिक्रियाएं पूर्णतः रुक जाएंगी। अब ज्यों ही तारे के भीतर उत्पन्न हो रही ऊर्जा बंद हो जाएगी, तारे का क्रोड उसके अपने भार के कारण सिकुड़ने लगेगा और वो श्वेत वामन तारा व्हाइट ड्वार्फ स्टार बन जाएगा। श्वेत वामन एक मृत तारा है क्योंकि ये संलयन प्रक्रिया द्वारा कोई नवीन ऊर्जा नहीं उत्पन्न करता है। श्वेत वामन तारा जब अपनी संचित संपूर्ण ऊर्जा खो देता है तो वो चमकना बंद कर देगा। इसके बाद श्वेत वामन तारा कृष्ण वामन ब्लैक ड्वार्फ हो जाएगा और अंतरिक्ष में पदार्थ के सघन पिंड के रूप में विलीन हो जाएगा। श्वेत वामन तारे का घनत्व लगभग 10,000 किलोग्राम प्रति मीटर की क्यूब होता है। एक धुंधले श्वेत वामन तारे सीरियस नामक चमकीले तारे के निकट देखा गया है। महान भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर ने उन तारों का विस्तृत अध्ययन किया जो श्वेत वामन तारों में परिवर्तित होकर अपना जीवन समाप्त करते हैं। चंद्रशेखर ने निष्कर्ष निकाला कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से कम द्रव्यमान वाले तारे श्वेत वामन तारे के रूप में समाप्त होते हैं और सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से अधिक द्रव्यमान के तारे अभिनव तारे के रूप में विस्फोट करते हैं, जो न्यूट्रॉन तारों या कृष्ण छिद्र में परिवर्तित होकर अपना जीवन समाप्त करते हैं। सौर द्रव्यमान या सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना की अधिकतम सीमा तारे के लिए श्वेत वामन के रूप में अपना जीवन समाप्त करने के लिए को चंद्रशेखर सीमा के नाम से जाना जाता है, अर्थात M स्टार ग्रेटर के नीचे डैश का साइन है। संबंधित चिन्ह के लिए आप अपने मित्र से संपर्क कर सकते हैं। M स्टार ग्रेटर देन इक्वल टू 1.44 M सन को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। इसी सिद्धांत के लिए डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पृष्ठ 315। अभिनव तारे तथा न्यूट्रॉन तारे का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ सुपरनोवा स्टार एंड न्यूट्रॉन स्टार। यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से बहुत अधिक हो तो रक्त दानव प्रावस्था के क्रम में इसके हीलियम क्रोड के संकुचन से विमुक्त नाभिकीय ऊर्जा बाहरी आवरण में तेज दमक के साथ विस्फोट उत्पन्न कर देती है। ये विस्फोट आकाश को कई दिनों तक प्रकाशित करता है। ऐसा विस्फोटक तारा अभिनव सुपरनोवा तारा कहलाता है। सुपरनोवा विस्फोट के बाद भी इसके क्रोड को संकुचन होते रहता है और वो न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला में न्यूट्रॉन तारों की संख्या का अनुमान लगभग 10 की पावर 8 लगाया गया है, जिनमें से लगभग 1000 ऐसे तारों को देखा गया है। न्यूट्रॉन तारे का घनत्व नाभिकीय घनत्व की कोटि का 10 की पावर 17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। न्यूट्रॉन तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 2 गुना तथा त्रिज्या लगभग 10 किलोमीटर होती है। ये अदीप्त होता है तथा सीधे तौर पर नहीं देखा जा सकता है। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल। न्यूट्रॉन तारे का भविष्य भी उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अनुमान के अनुसार भारी न्यूट्रॉन तारों का संकुचन अनिश्चित काल तक हो सकता है। इसी क्रम में जब m द्रव्यमान का एक न्यूट्रॉन तारा संकुचित होकर त्रिज्या r बराबर 2gm प्रति c स्क्वायर, जहां c प्रकाश की चाल तथा g गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, प्राप्त कर ले तब वो कृष्ण छिद्र ब्लैक होल बन जाता है। सर्वप्रथम मिचेल ने कृष्ण छिद्र के अस्तित्व की कल्पना की थी। कृष्ण छिद्र अपने पृष्ठ से किसी चीज का, यहाँ तक कि प्रकाश का भी पलायन नहीं होने देते हैं। कारण यह है कि कृष्ण छिद्रों में अत्यधिक आकर्षण बल होता है। कृष्ण छिद्रों से प्रकाश भी पलायन नहीं कर सकता है, इसीलिए कृष्ण छिद्र अदृश्य होते हैं, वो देखे नहीं जा सकते हैं। इसकी उपस्थिति को आकाश में उसके पड़ोसी पिंडों पर उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के प्रभाव द्वारा केवल महसूस किया जा सकता है। विविध 22 वैज्ञानिक उपकरण। 1. अक्यूम्युलेटर। इस उपकरण के द्वारा विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है। इस विद्युत को आवश्यकता पड़ने पर काम में लिया जा सकता है। 2. एरोमीटर। इस उपकरण का प्रयोग वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने में होता है। 3. अल्टीमीटर। इसका उपयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। 4. अमीटर। इसका उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। 5. अनीमोमीटर। ये उपकरण हवा की शक्ति तथा गति को मापता है। 6. ऑडियोमीटर। ये उपकरण ध्वनि की तीव्रता मापने के काम में आता है। 7. ऑडियोफोन। इसका उपयोग लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाने के लिए करते हैं।
8. बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, इसका उपयोग लघु धारा माइक्रो एम्पियर को नापने में करते हैं। 9. बैरोग्राफ, इसके द्वारा वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। 10. बैरोमीटर, ये उपकरण वायु दाब मापने के काम में आता है। 11. बाइनोक्यूलर, ये उपकरण दूर की वस्तुएं देखने के काम में आता है। 12. कैलिपर्स, इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास मापे जाते हैं तथा इससे वस्तु की मोटाई भी मापी जाती है। 13. कैलोरीमीटर, ये उपकरण तांबे का बना होता है और ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के काम में आता है। पृष्ठ 316। 14. कार्बोरेटर, इस उपकरण का उपयोग अंतः दहन पेट्रोल इंजनों में होता है। इस यंत्र से पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है। 15. कार्डियोग्राम, इसके द्वारा हृदय गति की जांच की जाती है। इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं। 16. क्रोनोमीटर, ये उपकरण जलयानों पर लगा होता है, इससे सही समय का पता लगता है। 17. सिनेमेटोग्राफी, इस उपकरण की छोटी छोटी फिल्म को बड़ा करके पर्दे पर लगातार क्रम में प्रक्षेपण प्रोजेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। 18. कंपास बॉक्स, इस उपकरण के द्वारा किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा का ज्ञान होता है। 19. कंप्यूटर, ये एक प्रकार की गणितीय यांत्रिक व्यवस्था है। इसका उपयोग गणितीय समस्याओं एवं गणनाओं को हल करने में होता है। 20. साइक्लोट्रॉन, इस उपकरण की सहायता से आवेशित कणों जैसे नाभिक कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि को त्वरित किया जाता है। 21. डायनेसिटी मीटर, इस उपकरण का प्रयोग घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है। 22. डिक्टाफोन, इसका उपयोग अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। ये प्रायः ऑफिसों में प्रयोग किया जाता है। 23. नमन मापी, ये उपकरण किसी स्थान पर नमन कोण मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। 24. डायनोमोमीटर, इस यंत्र का प्रयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने में होता है। 25. एपिडास्कोप, इसका प्रयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण प्रोजेक्शन के मापने में होता है। 25. पेडोमीटर, ये यंत्र समुद्र की गहराई नापने का काम आता है। गैलेवेनोमीटर, इस यंत्र का उपयोग छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है। 28. गाइगर मूल काउंटर, इस उपकरण की सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण की गणना की जाती है। ग्रेविमीटर, इस यंत्र के द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। गायरोस्कोप, इस यंत्र से घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करते हैं। हाइड्रोमीटर, इस उपकरण के द्वारा द्रवों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं। हाइड्रोफोन, ये पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में काम आने वाला उपकरण है। हाइग्रोमीटर, इसकी सहायता से वायुमंडल से व्याप्त आर्द्रता नापी जाती है। स्क्रू गेज, इसका प्रयोग बारीक तारों के व्यास नापने के काम आता है। किलोस्कोप, टेलीविजन द्वारा प्राप्त चित्रों को इस उपकरण के ऊपर देखा जाता है। कैलेडोस्कोप, इसके द्वारा रेखा गणितीय आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई देती है। लाइटिंग कंडक्टर, ये उपकरण ऊंची इमारतों के ऊपर उनके ऊंचे ऊंचे भागों पर लगा दिया जाता है, जिससे बिजली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इमारतें सुरक्षित रहती हैं। 38. मेगाफोन, वो उपकरण है जिसके द्वारा ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाया जाता है। 39. मैनोमीटर, गैस का दाब ज्ञात करने में इसकी मदद ली जाती है। 40. माइक्रोमीटर, ये एक प्रकार का पैमाना है जिसकी सहायता से मिलीमीटर के 1000वें भाग को ज्ञात कर सकते हैं। पृष्ठ 317। 41. माइक्रोस्कोप, ये छोटी वस्तुओं को आवर्धित करके बड़ा कर देता है, अतः जिन वस्तुओं को आंखों से नहीं देखा जा सकता उन्हें इस उपकरण से देख सकते हैं। 42. माइक्रोटोम, किसी वस्तु को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के काम आता है, जिनका की सूक्ष्म अध्ययन करना होता है। 43. ओडोमीटर, पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली दूरी नापने के काम आता है। 44. ऑसिलोग्राफ, विद्युतीय तथा यांत्रिक कंपनियों को ग्राफ पर चित्रित करने वाला उपकरण है। 45. पेरिस्कोप, पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए को पानी के ऊपर को दृश्य दिखाई पड़ सकता है। 46. पोटेंशियोमीटर, ये विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में, लघु प्रतिरोधों के मापन में तथा वोल्टमीटर व अमीटर के कैलिब्रेशन में काम आता है। 47. पायरोमीटर, दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। 48. फोनोग्राफ, ध्वनि लेखन के काम आने वाले उपकरण को फोनोग्राफ कहते हैं। 49. फोटामीटर, ये दो स्रोतों की प्रदीपन तीव्रता की तुलना करने में काम आता है। 50. फोटो टेलीग्राफ, ये फोटोग्राफ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने वाला उपकरण है।
51 साइट्रोटॉन, ये कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम आने वाला उपकरण है। 52 रडार, ये यंत्र अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों के संसूचन और उनकी स्थिति ज्ञात करने के काम आता है। 53 रेनगेज, ये वर्षा नापने के काम में आने वाला उपकरण है। 54 रेडियोमीटर, इस यंत्र का उपयोग विकिरण की माप करने के लिए किया जाता है। 55 रेडियो टेलीस्कोप, ये एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से दूर स्थान की घटनाओं को बेतार प्रणाली से दूसरे स्थान पर देखा जा सकता है। 56 रिफ्रैक्ट्रोमीटर, ये पारदर्शक माध्यमों का अपरिवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण होता है। 57 सिस्मोग्राफ, ये भूकंप का पता लगाने वाला उपकरण है। 58 सेफ्टी लैंप, ये प्रकाश के लिए खानों में उपयोग होने वाला उपकरण है। इसकी सहायता से खानों में होने वाले विस्फोट को बचाया जा सकता है। 59 सेक्सटेंट, ये किसी ऊंचाई, मीनार आदि को नापने में काम आने वाला उपकरण है। 60 स्ट्रोबोस्कोप, आवर्तित गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल को इस उपकरण की सहायता से ज्ञात करते हैं। 61 स्पीडोमीटर, ये गति को प्रदर्शित करने वाला उपकरण है जो कि कार, ट्रक आदि वाहनों में लगा रहता है। 62 सबमरीन, ये पानी के अंदर चलने वाला छोटा जलयान है जिसकी सहायता से समुद्र की सतह पर होने वाली हलचल का भी ज्ञान होता रहता है। 63 स्पेरोमीटर, ये गोलीय तल की वक्रता की त्रिज्या ज्ञात करने के काम आता है। 64 बिस्कोमीटर, ये द्रवों की श्यानता ज्ञात करने के काम आने वाला उपकरण है। 65 टेलीफोटोग्राफी, इस उपकरण की सहायता से गतिशील वस्तु का चित्र दूसरे स्थान पर प्रदर्शित किया जा सकता है। 66 टेलीप्रिंटर, ये समाचार प्राप्त करने का उपकरण है। इसकी सहायता से स्वतः ही समाचार टाइप होते रहते हैं। 67 टेलेक्स, इसके अंतर्गत दो स्थानों के मध्य समाचारों का सीधा आदान प्रदान होता है। 68 टेलीस्कोप, इस उपकरण की सहायता से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। 69 टेल स्टार, ये अंतरिक्ष में स्थित ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से महाद्वीपों के आर पार टेलीविजन तथा बेतार प्रसारण भेजे जाते हैं। इस उपकरण को अमेरिका ने अंतरिक्ष में स्थापित किया है। पृष्ठ 318। 70 थर्मोस्टेट, इसके प्रयोग से किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखा जाता है। 71 थियोडोलाइट, ये अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप ज्ञात करने के काम आने वाला उपकरण है। 72 एक्टिओमीटर, सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला उपकरण है। 73 होवरक्राफ्ट, एक वाहन जो वायु की मोटी गद्दी कुशन पर चलता है। ये साधारण भूमि, दलदली, बर्फीले मैदानों, रेगिस्तानों पर तीव्र गति से भाग सकता है। इस वाहन का भूमि से संपर्क नहीं रहता। 74 टैकोमीटर, ये वायुयानों तथा मोटर नाव की गति को नापने वाला उपकरण है। विभिन्न यंत्रों एवं उपकरणों के आविष्कारक। बैरोमीटर, आविष्कारक ई टॉरसेली, देश इटली, वर्ष 1644। विद्युत बैटरी, आविष्कारक अलेसांद्रो वोल्टा, देश इटली, वर्ष 1800। बाइसिकल, आविष्कारक के मैकमिलन, देश स्कॉटलैंड, वर्ष 1839। बाइसिकल टायर, आविष्कारक जॉन डनलप, देश ब्रिटेन, वर्ष 1888। बाइफोकल लेंस, आविष्कारक बेंजामिन फ्रैंकलिन, देश यूएसए, वर्ष 1780। बुनसन बर्नर, आविष्कारक रॉबर्ट बुनसन, देश जर्मनी, वर्ष 1855। कंप्यूटर, आविष्कारक चार्ल्स बेबेज, देश ब्रिटेन, वर्ष 1834। कैरेस्कोग्राफ, आविष्कारक जेसी बोस, देश भारत, वर्ष 1928। कॉस्मिक किरणें, आविष्कारक विक्टर हेस, देश ऑस्ट्रिया, वर्ष 1912। कार्बन पेपर, आविष्कारक रॉल्फ वेजवुड, देश इंग्लैंड, वर्ष 1806। कार वाष्प, आविष्कारक निकोलस कुगनाट, देश फ्रांस, वर्ष 1769। कार आंतरिक दहन, आविष्कारक सैमुअल ब्राउन, देश ब्रिटेन, वर्ष 1826। कार पेट्रोल, आविष्कारक कार्ल बेंज, देश जर्मनी, वर्ष 1885। कार्ब्यूरेटर, आविष्कारक जी डेमलर, देश जर्मनी, 1876। कताई मशीन, आविष्कारक सैमुअल क्रॉम्पटन, देश ब्रिटेन, वर्ष 1779।
कारपेट स्वीपर, आविष्कारक मेलविल ब्रिसेल, देश यूएसए, वर्ष 1876। क्रोनोमीटर, आविष्कारक जॉन हैरिसन, देश जर्मनी, वर्ष 1735। घड़ी यांत्रिक, आविष्कारक आई सिंग व लियांग सैन, देश चीन, वर्ष 1725। घड़ी पेंडुलम, आविष्कारक क्रिश्चियन ह्यूगेस, देश नीदरलैंड, वर्ष 1656। डीजल इंजन, आविष्कारक रुडोल्फ डीजल, देश जर्मनी, वर्ष 1895। डायनेमो, आविष्कारक माइकल फेराडे, देश इंग्लैंड, वर्ष 1831। डेंटल प्लेट, आविष्कारक एंथोनी प्लेटसन, देश यूएसए, वर्ष 1817। डिस्क ब्रेक, आविष्कारक एफ लेचेस्टर, देश ब्रिटेन, वर्ष 1902। डीसी मोटर, आविष्कारक जेनोबे ग्रामे, देश बेल्जियम, वर्ष 1873। एसी मोटर, आविष्कारक निकोला टेस्ला, देश यूएसए, वर्ष 1888। इलेक्ट्रोमैग्नेट, आविष्कारक विलियम स्टार्जन, देश ब्रिटेन, वर्ष 1824। फिल्म मूये चलचित्र, आविष्कारक लुई ली प्रिंस, देश यूएसए, वर्ष 1855। फिल्म वाक चलचित्र, आविष्कारक जे मुसोली व हेंस बागट, देश जर्मनी, वर्ष 1922। फिल्म संगीत युक्त, आविष्कारक लीडी फॉरेस्ट, देश यूएसए, वर्ष 1923। फाउंटेन पेन, आविष्कारक लेविस वाटरमैन, देश यूएसए, वर्ष 1884। गैल्वेनोमीटर, आविष्कारक एंड्रे मैरी एम्पियर, देश फ्रांस, वर्ष 1834। गैस लाइटिंग, आविष्कारक विलियम मर्डॉक, देश ब्रिटेन, वर्ष 1792। ग्लाइडर, आविष्कारक जॉर्ज केले, देश ब्रिटेन, वर्ष 1853। पृष्ठ 319। ग्रामोफोन, आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन, देश यूएसए, वर्ष 1878। गायरो कंपास, आविष्कारक सर अल्पर स्पेरी, देश यूएसए, वर्ष 1911। गीगर काउंटर, आविष्कारक हेंस गीगर, देश जर्मनी, वर्ष 1913। गैस फायर, आविष्कारक फिलिप लेबन, देश फ्रांस, वर्ष 1799। लाउड स्पीकर, आविष्कारक हॉरिस शॉर्ट, देश ब्रिटेन, वर्ष 1900। लोगारिथम, आविष्कारक जॉन नेपियर, देश स्कॉटलैंड, वर्ष 1614। नियॉन लैंप, आविष्कारक जॉर्ज क्लार्ड, देश फ्रांस, वर्ष 1910। नायलॉन, आविष्कारक डॉक्टर वॉलेस कैरायर्स, देश अमेरिका, वर्ष 1937। सेफ्टी पिन, आविष्कारक वॉल्टर हंट, देश यूएसए, वर्ष 1849। स्कॉच टेप, आविष्कारक रिचर्ड ड्रे, देश यूएसए, वर्ष 1930। स्वतः चालक, आविष्कारक चार्ल्स केटरिंग, देश यूएसए, वर्ष 1911। स्लाइड पैमान, आविष्कारक विलियम ऑफ ट्रेड, देश ब्रिटेन, वर्ष 1621। स्काई स्क्रैपर, आविष्कारक विलियम जेनी, देश यूएसए, वर्ष 1882। स्टील, आविष्कारक हेनरी बेसेमर, देश ब्रिटेन, वर्ष 1855। सुपर कंडक्टिविटी, आविष्कारक एच.के. ओनेस, देश नीदरलैंड, वर्ष 1911। स्टीम इंजन कंडेंसर, आविष्कारक जेम्स वॉट, देश स्कॉटलैंड, वर्ष 1769। स्टीम इंजन पिस्टन, आविष्कारक धाम न्यूकोमेन, देश ब्रिटेन, वर्ष 1712। सेलुलाइड, आविष्कारक अलेक्जेंडर पार्क, देश ब्रिटेन, वर्ष 1861। सेफ्टी मैच, आविष्कारक जॉन वाकर, देश ब्रिटेन, वर्ष 1826। सेफ्टी लैंप, आविष्कारक हम्फ्रे डेवी, देश ब्रिटेन, वर्ष 1816। सीमेंट पोर्टलैंड, आविष्कारक जोसेफ
आर्गडीन, देश ब्रिटेन, वर्ष 1824। सिनेमा, आविष्कारक लाउस निकोलस व लाउस लुमियारी, देश फ्रांस, वर्ष 1895। ट्रैक्टर, आविष्कारक रॉबर्ट फार्मिच, देश यूएसए, वर्ष 1892। हारपीडो, आविष्कारक रॉबर्ट व्हेलट ईट, देश ब्रिटेन, वर्ष 1866 से 68। टैंक, आविष्कारक सर आर्नेस्ट स्वीटन, देश ब्रिटेन, वर्ष 1914। टेलीग्राफ यांत्रिक, आविष्कारक एम लेमांड, देश फ्रांस, वर्ष 1787। टेलीग्राफ कोड, देश आविष्कारक सैमुअल मोर्स, देश यूएसए, वर्ष 1837। टेलीफोन, आविष्कारक ग्राहम बेल, देश यूएसए, वर्ष 1876। टेलीविजन यांत्रिक, आविष्कारक जे एल बेयर्ड, देश ब्रिटेन, वर्ष 1926। टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक, आविष्कारक टेलर फॉरेंसवर्थ, देश यूएसए, वर्ष 1927। टेरीलीन, आविष्कारक विनफील्ड व डिक्सन, देश ब्रिटेन, वर्ष 1941। टाइपराइटर, आविष्कारक पेलेग्रीन टेरी, देश इटली, वर्ष 1808। ट्रांजिस्टर, आविष्कारक जॉन बर्डीन, विलियम शाकले व वॉल्टर बर्टन, देश यूएसए, वर्ष 1948। थर्मामीटर, आविष्कारक गैलीलियो गैलीलिई, देश इटली, वर्ष 1593। ट्रांसफार्मर, आविष्कारक माइकल फेराडे, देश ब्रिटेन, वर्ष 1831। वॉशिंग मशीन, आविष्कारक हार्ले मशीन मिशन कंपनी, देश यूएसए, वर्ष 1907। वेल्डिंग मशीन विद्युत, आविष्कार एलिसा थॉमसन, देश यूएसए, वर्ष 1877। पनडुब्बी, आविष्कारक डेविड बुस्नेल, देश यूएसए, वर्ष 1776। विद्युत पंखा, आविष्कारक व्हीलर, देश यूएसए, वर्ष 1776। हेलीकॉप्टर प्रारूपिक, आविष्कारक ला उनवाय एवं बिएनवेनु, देश फ्रांस, वर्ष 1784। हेलीकॉप्टर मानव चालित, आविष्कारक ई आर ममफोर्ड, देश डैश, वर्ष 1905। पृष्ठ 320। होवरक्राफ्ट, आविष्कारक सर क्रिस्टोफर कांक्रेल, देश ब्रिटेन, वर्ष 1955। मशीन गन, आविष्कारक सर जेम्स बकल, देश ब्रिटेन, वर्ष 1718। मानचित्र, आविष्कारक सुमेरियनों द्वारा, देश डैश, वर्ष ईसा पूर्व 2250। माइक्रो प्रोसेसर, आविष्कारक एम ई हॉफ, देश यूएसए, वर्ष 1971। माइक्रोस्कोप, आविष्कारक जेड जॉनसन, देश नीदरलैंड, वर्ष 1590। मोटरसाइकिल, आविष्कारक जी डैमलर, देश जर्मनी, वर्ष 1885। माइक्रोफोन, आविष्कारक ग्राहम बेल, देश यूएसए, वर्ष 1876। पेनिसिलिन, आविष्कारक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, देश इंग्लैंड, वर्ष 1928। प्रकाश का वेग, आविष्कारक फिजियाउ, देश इंग्लैंड, वर्ष 1902। प्रेशर कुकर, आविष्कारक डेनिस पेपिन, देश इंग्लैंड, वर्ष 1679। पेपर, आविष्कारक मुलबेरी फाइबर, देश चीन, वर्ष 105। पैरासूट, आविष्कारक एलेक्जेंडर पार्क्स, देश ब्रिटेन, वर्ष 1862। पॉपुलर जलयान, आविष्कारक फ्रांसिस स्मिथ, देश ब्रिटेन, वर्ष 1837। प्रिंटिंग प्रेस, आविष्कारक जॉन गुटेनबर्ग, देश जर्मनी, वर्ष 1455। पाकिक मीटर, आविष्कारक कार्लटन मैगी, देश यूएसए, वर्ष 1935। पाश्चुरीकरण, आविष्कारक लुई पाश्चर, देश फ्रांस, वर्ष 1867। रडार, आविष्कारक रॉबर्ट वॉटसन वॉट, देश स्कॉटलैंड, वर्ष 1930। रेडियो टेलीग्राफी, आविष्कारक डेविड एडवर्ड ह्यूज, देश ब्रिटेन, वर्ष 1879। रेडियो टेलीग्राफी, आविष्कारक जी मार्कोनी, देश इटली, वर्ष 1901। रेजर विद्युत, आविष्कारक जैकेब शिक, देश यूएसए, वर्ष 1931। रेजर सेफ्टी,
आविष्कारक किंग जिलेट, देश यूएसए, वर्ष 1895। रेफ्रिजरेटर, आविष्कारक हैरिसन व टिनिंग, देश यूएसए, वर्ष 1850। रबर, पौधों का दूध, फॉर्म, आविष्कारक डनलप रबर कंपनी, देश ब्रिटेन, वर्ष 1928। रबर टायर, आविष्कारक थॉमस हॉनकॉक, देश ब्रिटेन, वर्ष 1846। रबर जलरोधी, आविष्कारक चार्ल्स मैकिन्टोश, देश ब्रिटेन, वर्ष 1823। रबर वल्कनीकृत, आविष्कारक चार्ल्स गुडियर, देश यूएसए, वर्ष 1841। रिवॉल्वर, आविष्कारक सैमुअल कोल्ट, देश यूएसए, वर्ष 1935। रिकार्ड लॉन्ग प्लेइंग, आविष्कारक डॉक्टर पीटर गोल्डमार्क, देश यूएसए, वर्ष 1948। लैंड्रिट, आविष्कारक जॉर्ज कैंट्रेल, देश यूएसए, वर्ष 1934। लेजर, आविष्कारक थियोडर मैमेन, देश यूएसए, वर्ष 1960। लिफ्ट, यांत्रिक, आविष्कारक इलिसा ओटिस, देश यूएसए, वर्ष 1852। लाइटिंग कंडक्टर, आविष्कारक बेंजामिन फ्रैंकलिन, देश यूएसए, वर्ष 1737। लिनोलियम, आविष्कारक फ्रेडरिक बाल्टन, देश ब्रिटेन, वर्ष 1860। लोकोमोटिव रेल, आविष्कारक रिचर्ड ट्रैकेथिक, देश ब्रिटेन, वर्ष 1804। थर्मस फ्लास्क, आविष्कारक डेवार, देश यूएसए, वर्ष 1714। माइक्रोमीटर, आविष्कारक विलियम कॉजीन, देश ब्रिटेन, वर्ष 1636। साइक्लोट्रॉन, आविष्कारक लॉरेंस, देश यूएसए, वर्ष 1931। जेट इंजन, आविष्कारक फ्रैंक व्हीटल, देश ब्रिटेन, वर्ष 1937। सौर मंडल, आविष्कारक कॉपरनिकस, देश पोलैंड, वर्ष 1540। ग्रहों की खोज, आविष्कारक केपलर, देश जर्मनी, वर्ष 1601। स्कूटर, आविष्कारक जी ब्राडशा, देश ब्रिटेन, वर्ष 1919। नोट, 1907 ईस्वी में लुइस बर्गुएट फ्रांस ने पहली बार हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी। पृष्ठ 321। 24 भौतिकी संबंधी महत्वपूर्ण खोज। खोज परमाणु, वैज्ञानिक जॉन डाल्टन, वर्ष 1808। परमाणु संरचना, वैज्ञानिक नील बोहर व रदरफोर्ड, वर्ष 1913। गति विषयक नियम, वैज्ञानिक न्यूटन, वर्ष 1687। रेडियो एक्टिविटीता, वैज्ञानिक हेनरी बैकरेल, वर्ष 1896। रेडियम, वैज्ञानिक मैडम क्यूरी, वर्ष 1898। सापेक्षता का सिद्धांत, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, वर्ष 1905। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैज्ञानिक माइकल फेराडे, वर्ष 1831। रमन प्रभाव, वैज्ञानिक सीवी रमन, वर्ष 1928। एक्सरे किरणें, वैज्ञानिक विल्हेम रॉन्टन, वर्ष 1895। क्वांटम सिद्धांत, वैज्ञानिक विल्हेम मैक्स प्लांक, वर्ष 1900। प्रकाश विद्युत प्रभाव, अल्बर्ट आइंस्टीन, वर्ष 1905। विद्युत आकर्षण के नियम, वैज्ञानिक कूलम, वर्ष 1779। फोटोग्राफी धातु में, वैज्ञानिक जे निप्से, वर्ष 1826। फोटोग्राफी कागज में, वैज्ञानिक डब्ल्यू फॉक्स टालबोट, वर्ष 1835। फोटोग्राफी फिल्म में, वैज्ञानिक जॉन कार्बट, वर्ष 1888। आवर्त सारणी, वैज्ञानिक मेंडलीफ, वर्ष 1869। विद्युत प्रतिरोध के नियम, वैज्ञानिक जी.एस. ओम, वर्ष 1827। तैरने के नियम, वैज्ञानिक आर्किमिडीज, वर्ष 1827। तापायनिक उत्सर्जन, वैज्ञानिक एडिसन, वर्ष डैश। डायोड वाल्व,
वैज्ञानिक सर जे.एस. फ्लेमिंग, वर्ष 1904। ट्रायोड बाल्ब, वैज्ञानिक डॉक्टर ली डी फॉरेस्ट, वर्ष 1906। नाभिकीय रिएक्टर, वैज्ञानिक एनरिको फर्मी, वर्ष 1942। विद्युत अपघटन के नियम, वैज्ञानिक फेराडे, वर्ष डैश। बेतार का तार, वैज्ञानिक मार्कोनी, वर्ष 1901। ये थे भौतिकी संबंधी महत्वपूर्ण खोज। 25 मात्रकों का एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तन। 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर, 1 ग्रेन 64.8 मिलीग्राम। 1 फुट 0.3 मीटर, 1 ग्राम 1.77 ग्राम। 1 गज 0.91 मीटर, 1 औंस 28.35 किलोग्राम। 1 मील 1.60 किलोमीटर, 1 पाउंड 0.4536 किलोग्राम। 1 फैदम 1.8 मीटर, 1 डाइन 10 की पावर माइनस न्यूट्रन। 1 चेन 20.11 मीटर, फाउंडल 0.1383 न्यूटन। 1 नॉटिकल मील 1.85 किलोमीटर, अर्ग 10 की पावर माइनस 7 जूल। 1 नॉटिकल मील 1.85 किलोमीटर, अर्ग 10 की पावर माइनस 7 जूल। 1 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर माइनस 10 मीटर, अश्वशक्ति 746 वॉट। वर्ग इंच 6.45 वर्ग सेंटीमीटर, 1 नॉटिकल मील 6080 फीट। वर्ग फुट 0.09 वर्ग मीटर, 1 फैदम 6 फीट। वर्ग गज 0.83 वर्ग मीटर, 1 मील 8 फलांग। एकड़ 10 की पावर 4 वर्ग मीटर, 1 मील 5280 फीट। वर्ग मील 2.58 वर्ग किलोमीटर, 1 फुट 12 इंच। घन इंच 16.38 घन सेंटीमीटर, 1 गज 3 फीट। घन फुट 0.028 घन मीटर, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। घन यार्ड 0.76 घन मीटर, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। 1 लीटर 1000 घन सेंटीमीटर। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, -40 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 पिंट 0.56 लीटर, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पृष्ठ 322। 26 माप तौल के विभिन्न मात्रक। राशि लंबाई मात्रक SI प्रतीक M, द्रव्यमान मात्रक किलोग्राम प्रतीक kg, समय मात्रक सेकंड प्रतीक S। कार्य तथा ऊर्जा मात्रक जूल प्रतीक J। विद्युत धारा मात्रक एम्पियर प्रतीक A। ऊष्मा गतिक ताप मात्रक केल्विन प्रतीक K। ज्योति तीव्रता मात्रक कैंडेला प्रतीक CD। कोण मात्रक रेडियन प्रतीक RAD। ठोस कोण मात्रक स्टेरेडियम प्रतीक SR। बल मात्रक न्यूटन प्रतीक N। क्षेत्रफल मात्रक वर्ग मीटर प्रतीक m²। आयतन प्रतीक मात्रक घन मीटर प्रतीक m³। चाल मात्रक मीटर प्रति सेकंड प्रतीक ms की पावर -1। कोणीय वेग मात्रक रेडियन प्रति सेकंड प्रतीक RADS की पावर -1। आवृत्ति मात्रक हर्ट्ज प्रतीक HZ। जड़त्व आघूर्ण मात्रक किलोग्राम वर्ग मीटर प्रतीक kgm²। संवेग मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड प्रतीक kgms की पावर -1। आवेग मात्रक न्यूटन सेकंड प्रतीक n.s। कोणीय संवेग मात्रक किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकंड प्रतीक kgm² s की पावर -1। दाब मात्रक पास्कल प्रतीक PA। शक्ति मात्रक वाट प्रतीक W। पृष्ठ तनाव मात्रक न्यूटन प्रति मीटर प्रतीक Nm की पावर -1। श्यानता मात्रक न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर प्रतीक n.s.m की पावर -2। ऊष्मा चालकता मात्रक
वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, प्रतीक Wm²-1 C²-1। विशिष्ट ऊष्मा, मात्रक जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन, प्रतीक J/kg²-1 K²-1। विद्युत आवेश, मात्रक कूलाम, प्रतीक C। विभवांतर, मात्रक वोल्ट, प्रतीक V। विद्युत प्रतिरोध, मात्रक ओम, प्रतीक ओम। विद्युत धारिता, फैरड, प्रतीक F। प्रेरक, मात्रक हेनरी, प्रतीक H। चुंबकीय फ्लक्स, मात्रक बेवर, प्रतीक WB। ज्योति फ्लक्स, मात्रक ल्यूमेन, प्रतीक LM। प्रदीप्ति घनत्व, मात्रक लक्स, प्रतीक LX। तरंग दैर्ध्य, मात्रक एंगस्ट्रम, प्रतीक एंगस्ट्रम। A के ऊपर 0। इसी के साथ भौतिक विज्ञान से संबंधित ये जानकारी समाप्त होती है।